Hello everyone, welcome back to Mind Spine Tutorials. So this is the lecture number 3 of Animal Physiology and Related Biochemistry. इससे पहले हम लोगों ने डाइजेशन स्टार्ट करा था, डाइजेशन इंट्रोडक्शन, देन एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, जेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यूज जो थोड़े बहुत थे उनको देखा था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस करें. इन वर्टिब्रेट्स का बाद में डिस्कस करने वाले थोड़ा डिटेल में जाकर. डाइजेशन अगर वर्टिब्रेट्स में बात की जाए तो बेस्ट एग्जाम्पल जो रहता है इसमें रहेगा मैन का. ह्यूमन बींग्स का अगर आपने डाइजेशन एक बार समझ लिया तो आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं. सबसे पहली चीज जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो जहाँ डाइजेशन स्टार्ट होगा वो माउथ होगा, देन स्टमक होगा, इंटेस्टाइन्स आएगी, फिर डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ आएगा. इस तरह से हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा इसमें सब टॉपिक रहता है वो रहने वाला है माउथ. सो डाइजेशन इन माउथ हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है. सबसे पहले क्या होता है, जो फूड रहता है उसको ओरल कैविटी में लेना जरूरी होता है. आप पहले से जानते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन बीइंग का फेस हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमन बीइंग है. तो ये जो पूरा पोर्शन होता है यहाँ पर इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसकी ओरल कैविटी कहते हैं, जहाँ पर टीथ, टंग, बकल कैविटी तो पूरी इसी को कहेंगे ओरल कैविटी. एंड द बकल कैविटी इज द सेम थिंग. फिर उसके बाद पैलेट्स रहते हैं हमारे, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट्स. उसके बाद पूरा जो भी माउथ का पोर्शन होता है यहाँ पर उसी को हम कहते हैं ओरल कैविटी और दी बकल कैविटी. सो सबसे पहले डाइजेशन जहाँ शुरू होता है वो कौन सी जगह होती है, ओरल कैविटी होती है. सो फूड इज टेकन इनटू द ओरल कैविटी. सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, तो फूड जाता है ओरल कैविटी के अंदर, और वहां पर उसको मेस्टिकेशन करना जरूरी होता है फूड का, जो कि हमारे टीथ करते हैं और बड़े पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट गोज लाइक फूड मेस्टिकेशन बाय टीथ. बिग पार्टिकल्स से स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स बन जाते हैं. उसके बाद च्यूइंग ऑफ फूड जो रहती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यूज. अगर यहाँ पर ये जो फूड मेस्टिकेशन है या कहीं ना कहीं आप इसको च्यूइंग भी कह सकते हैं, ठीक है. तो ये जो टीथ च्यूइंग करते हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका भी थोड़ा बहुत हमारे पास डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं अगर हमें उन्हें स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना है, स्मॉलर टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तो बहुत जरूरी है कि हम उनकी च्यूइंग करें. उसके बाद अगर हम फूड की प्रॉपरली च्यूइंग करते हैं, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जो एक्सकॉर्सिएशन आपने शायद नहीं सुना होगा, मैं यहाँ पर इसको मेंशन करती हूँ. एक्सकॉरिएशन जो रहता है म्यूकोसा का वो वहां पर हो सकता है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो खराब हो सकता है तो लार्जर फूड पार्टिकल से. इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं जरूरी होता है कि च्यूइंग प्रॉपरली की जाए. सो यहाँ पर क्यों की जा रही है च्यूइंग. च्यूइंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, टू प्रिवेंट एक्सकोरिएशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको आप GIT भी कहते हैं. अब नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बताऊंगी उसको GIT कहूंगी. सो GIT इज दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. सो एक्सकोरिएशन जो है म्यूकोसा का GIT के अंदर उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें. क्योंकि ये जो एक्सकोरिएशन है ये क्यों होता है, बाय लार्जर फूड पार्टिकल्स. ठीक है. सो आप पूरा पॉइंट अगर लिखना चाहते हो तो लिखना, फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस एंड दस हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द एक्सकोरिएशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय लार्जर फूड पार्टिकल्स. ये बात हो गई पहले पॉइंट की. अब जो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब छोटा कोई चीज हो जाएगी, कोई चीज मान लीजिए इतनी बड़ी है, यहाँ देखिए इतनी बड़ी है, उसको अगर हम छोटी कर देंगे तो जब छोटी चीज हो जाएगी तो वही जो इतनी बड़ी चीज थी वो फैल के छोटी छोटी होकर बहुत सारी हो जाएगी. तो बहुत सारी जब कोई चीज हो जाती है यानी स्मॉलर फूड पार्टिकल्स जब रहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सरफेस एरिया जो रहता है, सरफेस एरिया वो हो जाता है इंक्रीज. अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो फूड को कई और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है जिससे कि उस पर ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स वर्क कर पाए. और जब ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स उस पर वर्क करेंगे तो एक इफेक्टिव वे में हमारा डाइजेशन हो पाएगा. तो जो रेट होगा डाइजेशन का वो हाईली डिपेंडेंट होता है ऑन द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एंजाइम्स. कितने एंजाइम्स को सरफेस एरिया मिल रहा है उसके ऊपर हमारा डाइजेशन डिपेंडेंट होता है. तो एक रीजन यहाँ पर हो जाएगा डाइजेशन डिपेंडेंट का साइन मैं इस तरह से बता देती हूँ. ठीक है. सो डाइजेशन किस पर डिपेंडेंट होता है, ऑन दी टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, लार्जर द सरफेस एरिया
फिर more enzymes will work, more enzymes work and more will be the digestion, more digestion या फिर इफेक्टिव डाइजेशन, इसी को कहते हैं। एक पॉइंट तो यहाँ पर हो जाएगा। आई होप क्लियरली मेरे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये तो पहली बात हो जाती है। दूसरी बात हो जाती है कहीं ना कहीं, अब दूसरा होता है कि च्यूइंग जो रहती है स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं अगर हम उनको देखें वो अगर हम उनको अनडाइजेस्टेबल छोड़ देंगे तो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी। अगर हम उनको अनडाइजेस्टेबल वे में छोड़ दें या डाइजेस्ट ना करें तो हमें बाद में प्रॉब्लम होगी। तो क्योंकि होता क्या है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं इनके अंदर होती हैं अनडाइजेस्टेबल यानी कि बिना डाइजेस्ट किए जाने वाले अनडाइजेस्टेबल सेल्यूलोजिक मेम्ब्रेन्स। इनके आसपास होती है सेल्यूलोज की मेम्ब्रेन्स जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये मेम्ब्रेन्स अगर एज इट इज हमारे स्टमक तक चली जाती हैं तो हम उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स उनको ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर हम हमारे माउथ के अंदर ही प्रॉपरली मेस्टिकेशन के थ्रू, च्यूइंग के थ्रू ब्रेक डाउन कर लेंगे तो ये जो अनडाइजेस्टेबल सेल्यूलोजिक मेम्ब्रेन है वो वहीं ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिस वजह से बाद में स्टमक में जब हमारा फूड जाएगा या हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जाएंगे तो हम उसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाएंगे। सो आप लिख सकते हैं च्यूइंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सिंस दीज हैव अनडाइजेस्टेबल सेल्यूलोज मेम्ब्रेन्स अराउंड देयर न्यूट्रिएंट पोर्शंस व्हिच मस्ट बी ब्रोकन बिफोर द फूड कैन बी यूटिलाइज्ड। अब बात करते हैं आगे की। अब ये तो बात होगी कहीं ना कहीं फूड मेस्टिकेशन जो टीथ का था, जो हमने हेडिंग यहाँ पर ली थी, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग हमारी आ जाती है यहाँ पर, वो रहती है टंग से रिलेटेड। टंग अभी भी माउथ में ही हम लोग डील कर रहे हैं। सो टंग क्या करती है, मूवमेंट ऑफ फूड करवाती है विद इन दी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो इतनी बड़ी है उसमें सारा फूड कभी इस टीथ की तरफ जा रहा है, कभी इस टीथ की तरफ आ रहा है, तो ये सारे टीथ के आसपास घुमाने का काम कौन करता है, तो वो टंग करती है। मूवमेंट ऑफ फूड करवाती है, मूवमेंट ऑफ फूड ओरल कैविटी के अंदर। एंड ऑल्सो जो पुशिंग करना है, जैसे खाना पूरी तरह से च्यू हो गया है तो फिर वो पीछे की तरफ जाएगा ईसोफेगस के थ्रू, उसको पुशिंग बैक वाला जो काम रहेगा वो भी टंग करती है ताकि हम फूड को स्वेलो कर सकें। तो फूड को पुश बैक भी करेगी, पुशिंग बैक फूड, पुशिंग बैक फूड, ये काम भी टंग करती है, ठीक है। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। उसके बाद आता है कि जो फूड है जब वो मेस्टिकेशन उसका प्रॉपर हो गया है, तो जब फूड का मेस्टिकेशन हो रहा होता है इसी ओरल कैविटी में, साथ में वहां पर सलाइवा भी उसके साथ मिक्स होता जाता है। तो सलाइवा फूड के साथ जब मिक्स होता है तो जो टोटल वॉल्यूम जो सलाइवा का सिक्रीट होता है ह्यूमन बींग्स में पर डे, वो पहले आपको बताते हैं 1200 ml होता है। तो ये तो टंग की बात होगी। अब थोड़ी बहुत यही सलाइवा की भी बात होती है। सलाइवा इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फूड मेस्टिकेशन। फूड के मेस्टिकेशन के दौरान ही सलाइवा भी वहां सिक्रीट होता है। और सलाइवा डेली अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में पर डे कितना सिक्रीट होता है, सो पर डे सिक्रीशन इन ह्यूमंस में पर डे सिक्रीशन सलाइवा का कितना होता है, तो होता है 1200 ml। और जो पीएच होता है सलाइवा का वो रेंज कर सकता है 6 से लेकर 7 तक। तो पीएच भी पता होना चाहिए, तो पीएच इसका 6 से लेकर 7 तक हो सकता है। ये बात तो यहाँ हो जाती है सलाइवा के बारे में। सलाइवा जो सिक्रीशन होता है सलाइवा का, वो 3 पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स के, वहां से सिक्रीट होता है। तो जिसमें एक होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स। तो मैं एक एक करके सबको डिस्कस करती जाती हूँ यहाँ पर। और 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं, पहले, दूसरे और तीसरे। पहला हो जाता है पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ठीक है। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे ओरल कैविटी के उधर। तो इन तीनों में से सलाइवा सिक्रीट होता है। इन तीनों में से अगर सलाइवा को सिक्रीट करवाना है तो उसके लिए होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स। अगर इन ग्लैंड्स का क्या हो जाए, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन
stimulation of these glands cause saliva secretion. उसके बाद होता है सलाइवा का सिक्रीशन. सो हमारे बॉडी में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. द सलाइवरी ग्लैंड्स वेराई इन नेचर ऑफ सलाइवा सिक्रीटेड बाय देम. साथ में ये भी बात होती है कि इन तीनों में से जो सलाइवा सिक्रीट होता है सभी का नेचर कहीं ना कहीं अलग होता है. देयरफॉर अगर मैं हिस्टोलॉजिक टाइप में बात करूं, उनकी हिस्टोलॉजी अलग अलग होती है. जैसे कि सीरस सेल्स जो रहते हैं, अगर मान लीजिए सीरस सेल्स पाए जा रहे हैं किसी ग्लैंड्स में, तो वो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करेंगे जैसे कि टाइलिन. अगर किसी ग्लैंड के अंदर म्यूकस सेल्स हैं तो म्यूकस सेल्स वाले जो ग्लैंड्स होंगे वो क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूसिन. और जिन ग्लैंड्स में मिक्स्ड टाइप ऑफ कहना चाहिए सेल्स होंगे वो दोनों तरह का सिक्रीट करेंगे, यानी टाइलिन भी सिक्रीट कर देंगे और म्यूसिन भी सिक्रीट कर देंगे. तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी. एक छोटा टेबल आपको शो करती हूँ, उससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो 3 ग्लैंड्स की बात की हमने, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर एंड दी थर्ड वन इज सब लिंगुअल. इनकी हिस्टोलॉजिक टाइप की बात करूं तो पैरोटिड ग्लैंड्स में जो सेल्स पाए जाते हैं वो होते हैं सीरस सेल्स. और जो सीरस सेल्स होते हैं वो जिस एंजाइम को सिक्रीट करते हैं उसको कहते हैं टाइलिन. यहाँ नोट कर देती हूँ तो आपको और क्लियर होगा. PTYLINE. ठीक है, ये हो गई सीरस ग्लैंड की बात. और जो डक्ट यहाँ से पैरोटिड ग्लैंड से निकलती है, यानी कि सलाइवा को बाहर माउथ तक लेकर आती है, उसको कहते हैं स्टेंसन्स डक्ट. उसके बाद यहाँ पर जो परसेंटेज होता है पैरोटिड ग्लैंड्स का, रोज कितना सिक्रीशन करते हैं वहां से, 1.5 लीटर्स पर डे तो नॉर्मल है ओवरऑल. उसमें से 25 जो कहना चाहिए पोर्शन रहेगा परसेंटेज का, 25% वो पैरोटिड से होता है. उसके बाद सब मैक्सिलरी की बात करें या सब मैंडिबुलर की, तो ये होता है मिक्स्ड तरह के ग्लैंड्स. मिक्स्ड का क्या मतलब था, जिनमें सीरस सेल्स भी हो और म्यूकस सेल्स भी हो, उसको कहते हैं मिक्स्ड. तो यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जिसमें सीरस सेल्स और म्यूकस सेल्स दोनों पाए जाते हैं, यानी कि वो दोनों चीज सिक्रीट करेंगे, यानी टाइलिन भी सिक्रीट करेंगे और म्यूसिन भी सिक्रीट करेंगे. और यहां से जो डक्ट निकलती है उसको कहते हैं वॉटन्स डक्ट, जो कि 70% सिक्रीशन करते हैं. उसके बाद बात आती है सब लिंगुअल की. सब लिंगुअल जो होते हैं वो म्यूकस सेल्स वाले होते हैं. इनमें म्यूकस सेल्स होते हैं, यानी कि किस तरह की चीज को अंदर से सिक्रीट करेंगे, म्यूसिन को सिक्रेट करेंगे, जो कि हमने यहाँ नोट कर लिया. सो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है. और यहाँ से जो डक्ट्स आती हैं वो डक्ट ऑफ रिवेनस होती हैं. 5% सिक्रीशन इनका होता है. सो जस्ट फॉर रिविजन से, एक पैरोटिड के बारे में क्या कहा मैंने, ये होते हैं सीरस वाले, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर वाले होते हैं मिक्स्ड, और सब लिंगुअल वाले होते हैं म्यूकस वाले. ये होता है म्यूकस, ऊपर वाला मिक्स्ड है तो उसको सिर्फ एम रहने देते हैं. ये होगी बात. सलाइवा इसके अलावा और क्या काम करता है, डाइजेस्टिव फंक्शंस के अलावा ये और भी काम करता है. जैसे कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग रहता है डाइजेस्टिव फंक्शन का, उसमें से पहला होता है कांस्टेंट फ्लो जो होता है सलाइवा का हमारे मुंह के अंदर अगर हो रहा है, माउथ में हो रहा है, तो पूरे टाइम कंटिन्यूसली क्या करता है, जो फूड के डेब्रीज होते हैं उनको वॉश करता है और वहां पर किसी तरह का बैक्टीरिया ग्रो ना करे उसको ध्यान में रखता है. तो पहली बात क्या हो जाती है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ सलाइवा. एक तो ये पूरी डाइजेशन से रिलेटेड बात होगी सलाइवा की, जो आपने यहाँ पर देखी. ये सब क्यों पढ़ी हमने सलाइवा के बारे में, ये सलाइवा सिर्फ डाइजेशन की वजह से पढ़ा यहाँ पर. तो ये तो डाइजेशन के रीजंस थे, लेकिन सिर्फ डाइजेशन का काम नहीं करता सलाइवा, इसके अलावा और भी काम करता है. जैसे कि पहला तो उसका कांस्टेंट फ्लो जो होता है, अगर माउथ में कंटिन्यूअसली कांस्टेंट फ्लो अगर नहीं होगा सलाइवा का, तो जो फूड डेब्रीज होते हैं, फूड में से जो बचा कुचा कचरा रह जाता है वो वहां पे ही रह जाएगा. इस वजह से वहां पर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे. तो पहला रीजन तो होता है कि अच्छे से फ्लो होना जरूरी है. सेकेंडली, सलाइवा जो होता है उसके कुछ ऐसे सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सलाइवा में पाया जाता है थायोसाइनेट आयंस, जो कि बैक्टीरिसाइडल एंजाइम्स के अंदर काम आता है. यानी कि अगर कुछ बैक्टीरिया आ गया है, उससे लड़ना है, तो उससे लड़ने के लिए भी थायोसाइनेट आयंस वगैरह काम करते हैं, जिससे कि वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. उसके अलावा सलाइवा से एक ओरल हाइजीन भी प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है. जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है उसके फंक्शन का, तो वो हमें यहाँ पर सेल्फ इविडेंटली मिल गया बाय द फैक्ट दैट सलाइवा इज सिक्रीटेड कंटिन्यूअसली वेदर द फूड इज प्रेजेंट इन माउथ और नॉट. अगर फूड माउथ में होगा, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फूड है माउथ में तो ही सलाइवा सिक्रीट होता है, बल्कि वो कंटिन्यूअसली पूरे टाइम सिक्रीट होता है वेदर द फूड इज इन आवर माउथ और नॉट, दोनों ही केसेस में. उसके बाद सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पहला जो बहुत पॉपुलर एंजाइम है उसको कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, और उसको दूसरा नाम होता है टाइलिन. हम इसको भी देखते जाते हैं. तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर हो गया, सलाइवा वॉशेस फूड डेब्रीज, इट इज बैक्टीरियासाइडल एज एफ थायोसाइनेट आयंस. उसके अलावा सर्टेन एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर. एंजाइम्स सलाइवा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम.
ठीक है। तो इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स कौन से होते हैं, इसमें सबसे कॉमन वाला जो होता है, पॉपुलर वाला, वो होता है सलाइवरी अमाइलेज। बचपन से ये वाला पढ़ते हुए आए हैं हम लोग, सलाइवरी अमाइलेज, और उसका दूसरा नाम होता है टाइलिन। ठीक है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो अमाइलेज होता है ये एक तरह का मिक्सचर दिखाई देता है जिसमें होते हैं अल्फा एंड बीटा अमाइलेज। ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज में क्या होता है, बीटा और अल्फा एंड बीटा अमाइलेज होता है। ये एक तरह से एंजाइम्स है, ये सभी एंजाइम्स है। उसके बाद इसमें से ये जो अल्फा अमाइलेज है वो थोड़ा ज्यादा प्री डोमिनेटिंग होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा बात क्या याद रखना है, ये प्री डोमिनेटिंग होता है। थोड़ा ज्यादा डोमिनेट अगर कोई करता है तो वो अल्फा अमाइलेज होता है। फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो वेरी एक्टिव एंजाइम है, बहुत ज्यादा एक्टिव एंजाइम होता है और स्टार्च के ऊपर वर्क करता है और स्टार्च को तोड़ देता है सॉल्युबल स्टार्च में। जैसे शुरू में मैंने बताया था, पहले फूड जो रहता है वो इनसॉल्युबल रहता है वाटर के अंदर, बाद में उसको सॉल्युबल बना दिया जाता है। तो सलाइवा क्या करता है, किस पे वर्क करता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल जो ले रही हूँ वो रहेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो सलाइवा एक्ट्स ऑन स्टार्च, स्टार्च पे एक्ट करता है, उसको बना देता है सॉल्युबल स्टार्च। और इसके अंदर सबसे पहले सॉल्युबल स्टार्च बनाएगा, साथ में और जो जो चीजें बनाएगा वो भी नोट करते हैं, वो थोड़ी सी न्यू है आपके लिए। इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन, फिर आर्क्रोडेक्स्ट्रिन, और फाइनली जिसमें बदलता है वो रहेगा माल्टोज। तो इस तरह से स्टेप चलती है, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और ये माल्टोज बनाएगा। ठीक है। और ये जो माल्टोज रहता है वो मेन एंड प्रोडक्ट होता है स्टार्च डाइजेशन का। जब स्टार्च पूरी तरह से लास्ट में, स्टार्च तो शुरुआती चीज थी, वो सॉल्युबल स्टार्च था। ठीक है। सॉरी, मतलब पहले तो वो इनसॉल्युबल था, यहाँ पर तो वो इनसॉल्युबल था, तो उसको सॉल्युबल स्टार्च बनाना है। तो स्टेप्स कैसी रहती है, इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन बनेगा, आर्क्रोडेक्स्ट्रिन बनेगा, फिर माल्टोज बनेगा। और जो माल्टोज रहता है ये चीज होती है फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। फाइनल माल्टोज क्या होता है, माल्टोज एक तरह की ग्लूकोज होती है। तो फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो माउथ में होता नहीं है, ये तो हमें पहले से पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये सारी बातें कौन कर रहा था, इस स्टार्च को इतना कन्वर्जन कौन कर रहा है, सलाइवा कर रहा है। सलाइवा में भी कौन कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज कर रहा है। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि हमें इतना तो पता है कि भैया माल्टोज जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है स्टार्च डाइजेशन का। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो हाइड्रोलाइज नहीं करता स्टार्च को ग्लूकोज तक, क्योंकि ये वाली जो स्टेप होती है वो माउथ में नहीं होती, यानी कि मोनोसेक्रेट्स यहाँ नहीं बनते, बल्कि जो माल्टोज होता है वो कहाँ पर फॉर्म होता है, वो बाद में हाइड्रोलाइज होता है, वो भी कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। तो हाइड्रोलाइज माल्टोज, इट इज, माल्टोज की बात हो रही है, इट इज हाइड्रोलाइज्ड इन इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में हाइड्रोलाइज होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। सो आप लिख सकते हो, इट मीन सलाइवरी अमाइलेज डज नॉट हाइड्रोलाइज स्टार्च टू ग्लूकोज और मोनोसेकेराइड्स, द माल्टोज फॉर्म्ड हियर इज लेटर हाइड्रोलाइज्ड इन इंटेस्टाइन। जो माउथ में थोड़ा बहुत माल्टोज बनता है उसका हाइड्रोलाइजेशन कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में होता है। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो ऐसे एक्ट करता है जब तक काम करता रहता है, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि जो सलाइवा का पीएच होता है वो 6 से लेकर 7 होता है, लेकिन सलाइवा जब तक काम करता रहेगा फूड के ऊपर, जब तक कि उसका जो पीएच है वो 4 ना हो जाए। सो सलाइवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज ही लिख लेते हैं, सिर्फ सलाइवा क्यों लिखना, सलाइवरी अमाइलेज एक्ट्स अंटिल पीएच रीचेस 4, जब तक 4 पीएच ना हो जाए जब तक वो वर्क करता है सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा जो एंजाइम सलाइवा में होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज तो एक एंजाइम था, इसके अलावा और भी एंजाइम्स होते हैं सलाइवा के अंदर। तो वो कौन से होते हैं, एक होता है म्यूसिन। तो सलाइवा की कंपोजिशन तो अब बाद में मैं डिस्कस करने ही वाली हूँ वैसे, लेकिन उसमें जो जो चीज होती है, एक तो होगी सलाइवरी अमाइलेज, एक हो गया म्यूसिन। ठीक है। तो ये अब म्यूसिन की थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। म्यूसिन जो होता है वो कहीं ना कहीं सुटेबल लुब्रिकेशन फूड को प्रोवाइड करता है, क्योंकि फूड को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया तो छोटे पार्टिकल्स अलग अलग अगर जाएंगे ईसोफेगस से स्टमक के अंदर तो बहुत देर लगेगी। तो उन छोटे पार्टिकल्स को आपस में जोड़ना है, उनका एक बोलस बनाना है, उनमें एक प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना है, वो सभी चीजें करता है ये म्यूसिन। तो फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम म्यूसिन करता है। उसके अलावा सलाइवा के अंदर हाई कंसेंट्रेशन होता है K+ का। इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, K+ का हाई कंसेंट्रेशन होता है, बट कंपेरेटिवली लेस कंसेंट्रेशन होता है Na+ और Cl- का।
Na+ और Cl- जो रहते हैं वो थोड़े से लेस होते हैं सलाइवा में, K+ ज्यादा होगा और Na+ और Cl- थोड़े कम होते हैं। और जो कंडीशन होती है एक्सेसिव सलाइवेशन की, या फिर ज्यादा सलाइवा अगर किसी में फॉर्म होता है, या फिर एक कंडीशन ऐसी होती है कि किसी में सलाइवा फॉर्म ही नहीं होता है, तो ये दोनों ही कंडीशंस होती है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर ये प्रोलॉन्ग पीरियड तक चलती जाए किसी में, तो उसके अंदर डिप्लीशन ऑफ K+ हो सकता है उसकी बॉडी से, जिसको हाइपोकैलीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से बाद में उसको कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है लेटर स्टेज में। और कंसिक्वेंटली अगर बात की जाए तो कभी कभी रेयर केसेस में एक मतलब कहना चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस तरह के केसेस दिखते हैं, तो बाद में और ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो वो भी नोट करेंगे। तो एक कंडीशन है यहाँ पर एक्सेसिव सलाइवेशन की। अगर किसी में एक्सेसिव सलाइवेशन होता है तो वो इंसान एक्सेसिव उसको स्पिट भी करेगा, उसकी बॉडी से थ्रो आउट करने की कोशिश करेगा, तो होगी एक्सेसिव स्पिटिंग। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी में K+ का डिप्लीशन हो जाएगा, उसकी बॉडी में जो K+ आयन का हाई कंसेंट्रेशन होना चाहिए वो कम हो जाएगा, उसको K+ की कमी हो जाएगी बॉडी में, जिस कंडीशन को कहते हैं हाइपोकैलीमिया। इसको कहते हैं हाइपोकैलीमिया, जिस वजह से उस इंसान को कार्डियक टॉक्सिसिटी भी हो सकती है लेटर स्टेजेस में। हाइपोकैलीमिया के बाद क्या होता है, कार्डियक टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ये सारी बातें याद रखना है। उसके बाद ये जो फ्लो होता है सलाइवा का, वो माउथ की तरफ से जो रहेगा, वो माउथ में अगर पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा तभी प्रॉपर वे में वर्क करेगा। तो माउथ के अंदर सलाइवा पूरी तरह से कंट्रोल्ड वे में रहता है बाय द नर्व्स कमिंग फ्रॉम द टेस्ट बर्ड्स एंड फ्रॉम द सेंसरी एंड ऑर्गन्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी। और जो इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रेवल करते हैं सेंसरी एंड ऑर्गन्स से, जो ब्रेन है वहां से, फिर उसके बाद वहां से रूट बैक करते हैं अलोंग दी जो भी कहना चाहिए पूरा नर्वस सिस्टम का जो सिस्टम रहता है, यानी इफेरेंट नर्व की तरफ जाएंगे, फिर वहां से सलाइवरी ग्लैंड्स में जाएंगे। तो इम्पल्स का एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप बना लो यहाँ पर। वो क्या है कि इम्पल्स कैसे ट्रेवल करते हैं, सबसे पहले सेंसरी एंड जो है ब्रेन तक जाएंगे, ब्रेन से वो जाएंगे इफरेंट नर्व्स में, इफरेंट नर्व्स, उसके बाद जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स में, और फिर वो सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे। यहाँ से जा रहा है पूरा, जैसे किसी इंसान को खाना दिखाई दिया तो ये सेंसरी एंड ऑर्गन्स यहाँ पे आंखों ने देखा खाना, उसके बाद वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएंगी, इफरेंट नर्व्स वहां से आएंगी, वो सलाइवरी ग्लैंड्स को बोलेगी, तो खाना देख के ऑटोमेटिकली मुंह में पानी आने वाली जो बात हम कहते हैं वो यही रहती है। सलाइवरी ग्लैंड्स अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं और सलाइवेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम नॉर्मल शब्दों में इस तरह से कहते हैं। और ग्लैंड्स को हम स्टिमुलेट कर लेते हैं, वो सलाइवा को पोर करना स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी में। तो इसके बाद सलाइवा ओरल कैविटी में आ जाता है, ओरल कैविटी सलाइवा। मैं ज्यादा मतलब पूरी ग्रामर आपको यहाँ पर नोट करके नहीं बताती हूँ, सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। अब सलाइवेशन जो होता है इस वजह से भी होता है ड्यू टू अ कंडीशनड रिफ्लेक्स। एक तरह का कंडीशनड रिफ्लेक्स अगर मिलेगा तो भी सलाइवेशन होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि हमारी ओरल कैविटी ऑफ फूड को प्रिपेयर करता है बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद सलाइवेशन अगर पुअर है ड्यू टू सम रीजन, तो उनको भी देखते हैं। सो यहाँ पर कंडीशनल रिफ्लेक्स के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने ईथोलॉजी के अंदर देखा था। तो इस तरह से पूरा कंडीशनल रिफ्लेक्स यहाँ पर वर्क करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज रहती है कि डॉग्स और कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स रहेंगे, उनके केस को डिस्कस करना। तो यहाँ पर कुछ जो कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स है, जिसमें डॉग और शीप आ जाएंगे, तो उनके अंदर आपको ये याद रखना है कि उनके अंदर अमाइलेज नहीं होगा, उनके सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एब्सेंट होता है। नो डाउट उनके अंदर कुछ और भी एंजाइम्स हो सकते हैं जो कि उनमें रिपोर्टेड रहते हैं, जो कि लिटिल सिग्निफिकेंस के रहते हैं। हालांकि उसमें से जैसे कैटलेज रहता है, जो कि ट्रेसेस ऑफ माल्टेज लाइपेज वो भी रहती हैं, प्रोटीएज रहता है उनमें। ये कुछ बातें थी जो एक्स्ट्रा थी। उसके अलावा एक कंडीशन होती है जीरोस्टोमिया, जिसको अभी हमें डिस्कस करना है। और जीरोस्टोमिया में हमें ये याद रखना है, यहाँ पर माउथ ड्राई कंडीशंस रहेंगी, डेंटल कैरीज एंड ओरल इन्फेक्शंस रहेंगे। सो ये आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा याद रखना है, क्योंकि जो जीरोस्टोमिया रहेगा वो कहीं ना कहीं अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हो रहा है, यानी कि उसके माउथ में जो प्रॉपर वे में सलाइवा फॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं होगा, तो उसको डाइजेस्टिव फंक्शंस में भी थोड़ा से डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बात हो जाएगी। उसके अलावा जब पूरी तरह से सलाइवेशन वाली प्रोसेस पूरी होगी, मेस्टिकेशन हो गया, फूड का च्यूइंग प्रॉपर हो गई, उसके बाद आती है स्वॉलिंग की बात। तो फूड जब रेडी हो जाता है स्वॉलिंग के लिए, एक चेन ऑफ इम्पल्सेस वहां पर बनती है, जिसको स्वॉलिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, वो वहां पर इनिशिएटेड होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद वहां पर फूड को पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ पुश किया जाता है
लैरिंग्स की उधर से, एंड टिपिंग ऑफ एपिग्लोटिस वहां रहती है जो कि फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकती है। आपको पता होगा कि जो माउथ रहता है उसमें एक यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर माउथ में बनता हुआ दिखता है टंग के पीछे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, यही एपिग्लॉटिस रहता है, यानी कि ग्लॉटिस के ऊपर कवरिंग रहती है। तो ग्लॉटिस को कवर करता है, यानी ट्रेकिया को कवर करता है, जिससे कि विंड पाइप में फूड पार्टिकल ना जाए, उसको कवर कर लेता है ये एपिग्लॉटिस। तो ये एक्स्ट्रा बात थी थोड़ी सी। तो इसको कहते हैं स्वॉलिंग, क्योंकि हम माउथ का डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें स्वॉलिंग को हमें इंक्लूड करना ही होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज रहेगी वो ये रहेगी कि ईसोफेगस में फूड जाएगा। उसके बाद वो ईसोफेगस के बाद पेरिस्टाल्टिक वेव्स के थ्रू स्टमक की तरफ जाता है। सो जो नेक्स्ट हमारा डाइजेशन रहेगा वो डाइजेशन इन स्टमक रहेगा। डाइजेशन इन माउथ हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।